हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएच एग्जाम प्लेक्स पे। तो जैसा कि आपको पता है कि जेएच एग्जाम प्लेक्स आपके जितने भी ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, आपके कॉलेज वाले वीवीयू वाले, तो सबके लिए आपके लिए क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आता है और आता रहेगा। ठीक है। और आप देखेंगे कि हम लोग, अगर आप उस चैनल पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर एमडीसी की क्लासेस चल रही हैं और माइनर सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं। तो बहुत ही जल्द जो मेजर कोर्सेस हैं वो भी उस चैनल पे आएंगे। आज आपका माइनर मैथमेटिक्स का पहला क्लास है, उसका सिलेबस डिस्कशन आज होगा। और आज जो उसका पहला टॉपिक है जो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आज वो भी हम लोग डिस्कस थोड़ा सा करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। दूसरी बात, जो जो बच्चे चैनल पे नए हैं, आज पहली बार इस वीडियो को देखेंगे, वो इसके नोट्स के लिए आपको कुछ भी उतारने का ज़रूरत नहीं है। जो भी नोट्स होगा इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप चैनल और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाएं, बहुत सारे बच्चे वहाँ पर पहले से आपको मिलेंगे। आप वहाँ पर जुड़ें, आपको नोट्स वहीं पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है। तो आज हम लोग सेमेस्टर 3 के लिए माइनर मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ऐसे ही जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं मेजर और माइनर में, जेएच एग्जाम प्लेक्स आप सबकी इसी में हेल्प करेगा। ठीक है, जिसके लिए आपको कोई भी कॉस्ट नहीं देना है। ठीक है, जो भी क्लासेस चलेंगी अभी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं। ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि माइनर मैथमेटिक्स में सेमेस्टर 3 के लिए ट्रिग्नोमेट्री में आज पहला टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री एंड एल्जेब्रा, पूरा नाम है ट्रिग्नोमेट्री एंड एल्जेब्रा। और उस एल्जेब्रिकल फॉर्म में हम लोग को आज पढ़ना है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले एक सिलेबस का ओवरव्यू हो जाए, जिससे कि आपको ये पता चले कि सेमेस्टर 3 में आपको पढ़ना क्या है। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आप देखेंगे पहला यूनिट जो आपका है ये है ट्रिग्नोमेट्री का। जो पहला यूनिट है ये ट्रिग्नोमेट्री है। तो ये एक चैप्टर नहीं है, समझ जाइए एक पूरा बुक है ये। ठीक है, ये एक पूरा बुक है जो आपको कंप्लीट करना है। तो इस बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं आपके माइनर के लिए हैं, मेजर में और यही टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या पढ़ना है? पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पहला, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। ये दोनों चीज आप 11th क्लास में भी पढ़े हैं। ठीक है। तो यहां पर ये दोनों का यूज करवा के पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और nth रूट्स ऑफ यूनिटी का यूज करा के हम लोग को डी मोवर्स थ्योरम को देखना है, डी मोवर्स थ्योरम का एप्लीकेशन को देखना है और उसके एक्सपेंशन को देखना है। कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस रेज टू पावर n थीटा, साइन रेज टू पावर n थीटा, और लॉगरिथम जो लॉग का फंक्शन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसमें भी हम लोग को देखना है। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपका सिलेबस यही है। देखने में लग रहा है बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, लेकिन इसको जब आप प्रूफ करने बैठेंगे, इसके जो भी क्वेश्चंस होंगे, तो आपको बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि ये टॉपिक सब बहुत आसान है। अगर आपका 11 12 थोड़ा सा ठीक है तो आपको ये सब टॉपिक्स में दिक्कत नहीं आने वाला है। तो हम ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन में आ जाएंगे तो एकदम जल्दी जल्दी बता के आगे निकल जाना है। आपको एकदम 11 से कनेक्ट करके जो भी 11 का टॉपिक होगा या जो भी 12 का टॉपिक होगा वहां से कनेक्ट करके आपको यहां तक लेके आएंगे, फिर इसको आगे बढ़ाया जाएगा ग्रेजुएशन के लेवल तक। ठीक है। चलिए, तो ये था आपका पहला टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री का सिलेबस। दूसरा टॉपिक जो आपका है, दूसरा टॉपिक है आपका रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि आप क्लास 11th में भी पढ़े हैं, क्लास 12th में भी पढ़े हैं, और उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा के अभी ग्रेजुएशन के सेमेस्टर 3 में पढ़ना है। तो इसमें पढ़ना क्या है? अब जितना भी नाम आप यहाँ पर आप देखेंगे सब का सब आप 11 12 में पढ़ चुके हैं, कुछ भी आपके लिए नया नहीं है अगर आप पढ़ाई किए हैं मन से ढंग से तब। तो यहाँ पर क्या है आपका? तो इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ना है, फंक्शंस को पढ़ना है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस को पढ़ना है, कंपोजिशन एंड इन्वर्टिबिलिटी पढ़ना है, और 1 to 1 फंक्शन और कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट को पढ़ना है आपको। किस चैप्टर में, किस यूनिट में? रिलेशन एंड फंक्शन में। ठीक है। जो भी आपका अदर डाउट्स होगा माइनर मैथमेटिक्स को लेके,
जो भी आपका कौन सा बुक यूज करें या फिर कैसे पढ़ें, कैसे इसको लेके चलें, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो मैं लेके आऊंगा। उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। आज सिर्फ डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, आज पहला क्लास है, इसलिए आपको ज्यादा सब कुछ पहले ही दिन बता के आपको कंफ्यूज करने से अच्छा है कि आज हम लोग सिलेबस पर डिस्कशन करें। और सिलेबस का जो पहला टॉपिक है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उस पर एक छोटा सा चर्चा आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये आपका यूनिट 2 का रिलेशन एंड फंक्शन का टॉपिक्स हो गया, जो आप 11th एंड 12th में भी इसका जो बेसिक पॉइंट्स होता है वो पढ़ के आए होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग अगर देखें, नेक्स्ट है थियोरी ऑफ नंबर्स। यूनिट 3 जो है आपका वो थियोरी ऑफ नंबर्स है। तो इसमें का जो टॉपिक है, अब जैसे ये आपको दिख रहा है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये अभी के सिलेबस से क्लास 11 से हटा दिया गया है। ठीक है, लेकिन जो पहले पढ़े होंगे वो तो पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आपको चिंता करने का कोई बात नहीं है, हम लोग पढ़ेंगे। बहुत आसान चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो इसमें पढ़ना क्या है, यूनिट 3 के थ्योरी ऑफ नंबर्स में वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, डिवीजन एल्गोरिदम, divisibility and Euclidean algorithm, congruence of relation between integers, मैथमेटिकल इंडक्शन और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये नाम कहीं देखे हैं क्या आप, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? तो आप देखे होंगे क्लास 10th में इस नाम को, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एकदम बेसिक स्ट्रक्चर का हम नाम ले रहे हैं। क्लास 10th में आप फर्स्ट ही चैप्टर रियल नंबर्स में इस चीज के बारे में चर्चा हुआ है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में। ठीक है, तो ये आपका कुछ टॉपिक्स था यूनिट 3 में थियोरी ऑफ नंबर्स में। ठीक है, आगे हम लोग अगर बढ़े तो यूनिट 4 है आपका मैट्रिसेस एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट आपको किस क्लास में पढ़ना था, क्लास 12th के अलजेब्रा में पढ़ना है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। तो उसमें से टॉपिक क्या दिया हुआ है यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारा टॉपिक आपको ऐसा मिलेगा जो कि आप पहले से उसका जानकारी रखते हैं। तो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, रो स्पेस, कॉलम स्पेस, रो रैंक, कॉलम रैंक, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, augmented matrix, consistent and inconsistent system of linear equation, necessary and sufficient condition consistency of a system of linear equation, और लास्ट है आपका मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ होमोजीनस एंड नॉन होमोजीनस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का होमोजिनिटी और नॉन होमोजिनिटी को हम लोग को यहां पर सॉल्व करना है, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आगे हम लोग अगर चर्चा करें सिलेबस का लास्ट, तो ये है आपका आइजन वैल्यूज एंड आइजन वेक्टर्स ऑफ मैट्रिसेस। तो ये भी मैट्रिसेस का ही पार्ट है। आइजन वैल्यूज में हम लोग को इसमें पढ़ना है। तो क्या क्या पढ़ना है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स आप क्लास 12 में भी पढ़े हैं। कैरेक्टराइजेशन ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल ऑफ ए मैट्रिक्स, आइजन वैल्यूज एंड आइजन वेक्टर्स, थ्योरम ऑफ आइजन वैल्यूज एंड आइजन वेक्टर्स। तो ये टॉपिक हम लोग पढ़ लेंगे, हम लोग का माइनर मैथ्स हो जाएगा। और एक चीज और मैं बता दूं कि सिर्फ हम लोग यहाँ पर क्लास के थ्रू थियोरी और क्वेश्चंस तो करेंगे ही, साथ साथ जैसे ही चैप्टर एंड होता है तो जो आपका गेस्ट पेपर होता है जिस पर आप एग्जाम उसको पढ़ के आप देने जाते हैं, उसका भी डिस्कशन हम लोग करेंगे। आपका एग्जाम होने के बाद जो आंसर की आएगा उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। आप बोलेंगे तो आप कमेंट कीजिए कि माइनर मैथ्स में किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है। अगर आप कमेंट करते हैं तो उस पर भी एक वीडियो अलग से मैं बना दूंगा। आपका अगर कमेंट रहता है तो कि माइनर मैथ्स में क्वेश्चन का लेवल एक बार दिखा दीजिए, क्वेश्चन पेपर एक बार दिखा दीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये चर्चा हो गया सिलेबस का। तो आज हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक। नाम तो ट्रिग्नोमेट्री है लेकिन उसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म हम लोग को पढ़ना है। तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का जानकारी होगा। आप 11th क्लास 12th क्लास पास करके सेमेस्टर 1 to 3rd तक पहुंच गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप मैथ्स लिए हैं तो आप मैथ्स पढ़े होंगे 11 12 में और कॉम्प्लेक्स नंबर का जानकारी आपको होगा। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो किसी कारणवश कुछ एक आध टॉपिक छूट जाता है, तो उनके लिए जो बेसिक पॉइंट्स है कॉम्प्लेक्स नंबर का उसको फटाफट कंप्लीट करके हम लोग जो ग्रेजुएशन का टॉपिक है पोलर फॉर्म उसमें हम लोग आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास।
तो आप हेडिंग लगा लेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आराम आराम से पढ़ना है, आराम आराम से आपको साथ में लिखना भी है, नहीं भी लिखने का मन है आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप साथ में लिखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आप देखिए, खुद से बनाइए और इसको साथ में लेके चलिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप बताइए कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म x plus iy is called कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्याएं। एक बात और मैं बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि हिंदी में भी लिखिए, इंग्लिश में भी लिखिए। तो आप जैसे ही हायर मैथमेटिक्स की तरफ बढ़ेंगे तो आपको एक भी अच्छा बुक नहीं मिलेगा जो आपका हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको आगे जाके हायर मैथमेटिक्स में आप एमएससी करते हैं या फिर बीएससी में ही आपको अच्छा बुक इंग्लिश मीडियम में ही मिलेगा। तो आपको जो सब वैल्यूज है इंग्लिश में ही पता होना चाहिए। जीके का बात अलग है, सोशल साइंस का बात अलग है, लेकिन मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में आप इंग्लिश 11-12 में भी आपको बहुत सारे टीचर मिलेंगे, बहुत सारे क्या 95% टीचर आपको इंग्लिश मीडियम में ही करवाते हैं, चाहे आप स्टेट बोर्ड से दे रहे हो चाहे आप सीबीएसई, तो इंग्लिश मीडियम में होता ही है, ठीक है। तो ग्रेजुएशन में भी आप कोशिश करेंगे कि आप इंग्लिश मीडियम में चीजों को समझें। आप 11-12 में भी इंग्लिश मीडियम में सीखे होंगे, तो यहाँ भी आपको सीखना है। ऐसे मैं बता दूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं, ठीक है। तो एनी नंबर ऑफ द फॉर्म x plus iy is called complex number and it is denoted by capital Z where x comma y is real number and I is equal to रूट अंडर -1। उम्मीद है आपको ये डेफिनेशन हम लिखे हैं ये सब कोई जानते होंगे। अगर ये डेफिनेशन सब कोई जानते हैं तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा यस सर, ठीक है। तो I का वैल्यू आपको पता है कि रूट अंडर -1 होता है, तो हम यहां से आई स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, वो क्या हो जाएगा -1। i⁴ भी निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो कम से कम आप ये 3 वैल्यू जरूर याद रखें, जरूर अपना ब्रेन में इस चीज को रखें कि I का जो वैल्यू होता है उसको हम लोग रूट अंडर -1 लिखते हैं, i² को -1 लिखते हैं और i⁴ को 1 लिखते हैं, ठीक है। और I को बोलते क्या है ये सबको पता होगा, I को हम लोग बोलते हैं आयोटा, ठीक है। अब ये जो फॉर्म है आपका x plus iy, ठीक है, उसमें से x अगर आपसे पूछे x क्या है तो आप क्या बोलेंगे, इट इज अ रियल पार्ट z, जो कि आपका क्या है x, ठीक है। तो x आपका क्या है, ये रियल नंबर है, रियल पार्ट, ठीक है। अगर आपसे पूछे कोई कि आपका इमेजिनरी पार्ट बता दीजिए, जरा इमेजिनरी पार्ट बता दीजिए, तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा आपका iy हो जाएगा, आपका कौन सा इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, इतना आपको पहले से पता होगा, ये मुझे पता है, ठीक है। आगे हम लोग देखें तो ये तो बेसिक आपका क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का। आगे अगर हम लोग चर्चा करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ही थोड़े से, अब देखिए जैसा आप 11th क्लास में होंगे तो आपका पहला जो एक्सरसाइज चलता है इसी पे चलता है, कौन सा रियल पार्ट है, कौन सा इमेजिनरी पार्ट है। लेकिन आप सेमेस्टर 3 में है, ये सब क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला, कौन सा रियल पार्ट है, कौन सा इमेजिनरी पार्ट है, वो सब क्वेश्चन नहीं आएगा। हम लोग को जल्दी से पोलर फॉर्म पे पहुंचना है, फिर वहां से डी मोवर्स थ्योरम का वहीं से प्रूफ स्टार्ट होगा। मेन आपका डी मोवर्स थ्योरम से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़े अगर, तो पहला हम लोग देख लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन देख लिए, उसका रियल पार्ट क्या था और इमेजिनरी पार्ट क्या था, इस पर हम लोग अभी चर्चा किए।
आगे हम लोग अगर बढ़ें तो इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कोई बता सकते हैं कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? इस पर थोड़ा चर्चा डालें, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। ठीक है, तो कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का इसका डेफिनेशन हम लिख देते हैं। इफ z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई is a complex number then its conjugate can be written as z dash x minus i y। तो बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई के फॉर्म में है तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? x माइनस आई वाई हो जाएगा। इस पर एक क्वेश्चन करके आपको हम समझा देंगे इसका सही मीनिंग क्या है। कभी कभी स्टूडेंट से पूछता है कि आप इसको a प्लस आई बी में रखें, और कभी कभी पूछता है इसका कंजुगेट क्या होगा, ये बताइए इस क्वेश्चन का। तो इसको एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग देखेंगे कि जो भी क्वेश्चन आपका दिया रहेगा उसको हम लोग कंजुगेट में कैसे लिखेंगे या a प्लस आई बी के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, कंजुगेट में लिखना और a प्लस आई बी में लिखना, दोनों डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं इसी स्लाइड में। तो एक क्वेश्चन है आपका, राइट 1/4 minus 5i in the form of a plus ib। क्वेश्चन समझ गए आप? इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको किस फॉर्म में लिखना है? a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो आपको पता होगा, आप 11th क्लास में पढ़े हैं कि हम लोग डिनोमिनेटर में i का वैल्यू नहीं रहने देते हैं, हटाते हैं। तो 4 माइनस 5i का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 4 प्लस 5i से और 4 माइनस 5i से। ठीक है, तो ऊपर वैल्यू क्या आ गया? 4 प्लस 5i और नीचे क्या आ जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एकदम आराम से समझना है, हड़बड़ाने का कोई जरूरत नहीं है। पता है आपका एग्जाम आने वाला है, लेकिन हड़बड़ाइएगा तो पूरा गड़बड़ा जाएगा फिर। ठीक है, तो इस चीज को अगर हम आगे बढ़ाएं तो ऊपर हो जाएगा 4 प्लस 5i, 4 प्लस 5i और नीचे हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस ऑफ 25। अब देखिए माइनस कैसे आया? आई स्क्वायर का वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? -1 होता है। तो आई का स्क्वायर करेंगे तो -1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपको क्या ला के देगा? 4 प्लस 5i बाई 16 प्लस 25, मतलब 4 प्लस 5i बाई 41। ठीक है, अब इसको किस फॉर्म में लिखना है? a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। तो a प्लस आई बी के फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे? तो 4/41 प्लस 5i बाई 41। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? a प्लस आई बी का फॉर्म हो गया। जो क्वेश्चन था आपका ये कंप्लीट हो गया। लेकिन यहीं पर आपसे दूसरा क्वेश्चन करे, राइट द कंजुगेट, ऑल्सो राइट द कंजुगेट, तो कुछ नहीं करना है, जो भी आपका a प्लस आई बी का फॉर्म आया है उसमें हम लोग क्या करते हैं? साइन चेंज करके लिख देते हैं। जैसे आपका z क्या आया है? आपका z आया है 4/41 प्लस 5i बाई 41। तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा? 4/41 माइनस 5i बाई 41। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको कंजुगेट क्लियर हो गया होगा कि कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। ठीक है, तो अभी हम लोग डेफिनेशन देखे कॉम्प्लेक्स नंबर का।
रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, यहां पर भी आप बता सकते हैं। रियल पार्ट कौन हो जाएगा 4/41, इमेजिनरी पार्ट कौन सा हो जाएगा 5i/41, ठीक है। और हम लोग कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर देख लिए। तो ये तो हो गया आपका बेसिक, जो आपको पता होना चाहिए और होगा भी, मुझे उम्मीद है आपको पता ये होगा। अब हम लोग आगे अगर बात करें, अब हम लोग चलते हैं जो मेरा सिलेबस में डिफाइंड है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें हम लोग चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चले जरा। तो हेडिंग लगाएंगे पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, या फिर मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक चीज मैं आपको पिछला स्लाइड में और बता दूं, अगर आपको अपने कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वेशन लिखना है, तो इक्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस i y1, ठीक है। उस तरीके से Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस i y2। अगर आपको इक्वेशन लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको इसको मान लीजिए अपना जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो आप कैसे लिख सकते हैं, x such that x plus iy is a complex number where x and y are real and i is equal to minus रूट अंडर 1, ठीक है। ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म में लिखना, ठीक है। खैर ये सब आपके एग्जाम में नहीं आएगा, फिर भी बता दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या मॉड्यूलस आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यही आपका आगे जाके डे मोवरस थ्योरम बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में तो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है किस फॉर्म का होता है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इस फॉर्म का होता है, सबको पता है। तो और अगर इसको ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, और हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, z जो है अगर वो कार्टेशियन प्लेन में है तो एक्स वाई होगा उसका एक्सिस, एक्स वाई उसका पॉइंट्स होगा, ठीक है। तो इस चीज को अगर एक कार्टेशियन प्लेन में बनाने का कोशिश करें, तो मान लीजिए ये आपका कोई पॉइंट है एक्स वाई यहां लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला देते हैं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, सॉरी ये वाई डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया, और ये एक्स डैश हो गया, ठीक। इस डिस्टेंस को आप मान लीजिए x, इस डिस्टेंस को आप y मान लीजिए, और इसको आप मान लीजिए रिजल्टेंट r, ठीक है। और यहां पर कौन लाई कर रहा है, x एंड y, ठीक है। तो पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम लोग लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे उस पर चर्चा करते हैं। एक फॉर्मूला बनाने का तैयारी हम लोग इसमें करेंगे। तो फॉर्मूला हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो आपको पता है अगर हम उस ट्राइंगल का बात करें, नेमिंग दे दें क्या, एबीसी ट्राइंगल का अगर हम लोग बात करें, तो साइन थीटा बराबर अगर लिखना चाहें तो क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, p/h लंब बटा कर्ण, साइन थीटा इज इक्वल टू p/h होता है। तो p कौन हो जाएगा, y, और h कौन हो जाएगा, कर्ण कौन हो जाएगा, r। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, y/r।
उसी तरीके से कॉस थीटा बराबर भी तो आएगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका क्या है x और कर्ण आपका क्या है r। क्लियर है ये बात। अब यहां से आप, यहां पर आपको दिख रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर में ये x है और ये y है, तो आप x और y का वैल्यू यहां से निकाल लें। तो y का वैल्यू यहां से क्या निकलेगा, तो r साइन थीटा निकलेगा ना। और आप यहां से अगर x का वैल्यू निकाल लें तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, x का वैल्यू निकलेगा r cos थीटा। क्लियर है ये बात, r cos थीटा। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1, क्या कर रहे हैं आप x और y को किस इक्वेशन में रख रहे हैं, 1 में। पुटिंग x एंड y इन इक्वेशन 1, तो रख दीजिए। तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की जगह पर क्या रख देंगे, r साइन थीटा प्लस i, y की जगह पर क्या रख देंगे, r cos थीटा। तो यहां से आप देखेंगे कि r कॉमन आ जाएगा और अंदर आपका क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस i cos थीटा प्लस i cos थीटा। तो ये z बराबर आपका ये वैल्यू आ गया। इसी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस वैल्यू इज कॉल्ड पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको अंडरलाइन कर देते हैं एक दूसरे कलर के पेन से। ये हो गया आपका पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब सिर्फ इतना ही नहीं पढ़ना है, इसको और डेप्थ में लेके हम लोग चलेंगे कि इसमें मॉड्यूलस का फॉर्म क्या आएगा, आर्गुमेंट का फॉर्म क्या आएगा। ठीक है, मॉड्यूलस आर्गुमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, फिर हम लोग डी मोइवर्स थ्योरम पर जंप करेंगे। ठीक है, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये आपका पोलर फॉर्म हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगर हम इसके मॉड्यूलस और आर्गुमेंट पे बात करें तो मॉड्यूलस और आर्गुमेंट के लिए हम लोग को क्या करना होगा, यहां से फिर से लेके चलना पड़ेगा क्वेश्चन को। ठीक है, जो कि नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग लेके चलते हैं। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं मॉड्यूलस आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, मॉड्यूलस आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपका क्या वैल्यू आया था इधर, आप क्या लिखे थे, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा और x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा और x इज इक्वल टू क्या था आपका, आर कॉस थीटा। इसको आप इक्वेशन 1 बोलिए, इसको आप इक्वेशन 2 बोलिए। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड 1 and 2 and then adding 1 और सेकेंड इक्वेशन को हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं और ऐड करेंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, y स्क्वायर और इधर r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसी तरीके से इधर क्या होगा, x स्क्वायर r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप यहां से देख सकते हैं क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, आर स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका वैल्यू तो सबको पता है, पूरा भारत को पता है इसका वैल्यू क्या होता है, 1। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और r इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस रिजल्ट इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी को हम लोग, इस रिजल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। चलिए इसको भी अंडरलाइन कर लिया जाए, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये आपका क्या है, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये वैल्यू। अब इसी चीज को आप उल्टा इक्वेशन में रख के साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे कैसे, किस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे ये वैल्यू दिया हुआ है,
तो साइन थीटा आपका क्या था, साइन थीटा आपका क्या था, तो y बाई आर, y बाई आर, तो r के जगह आप इसको रख दीजिए, r के जगह आप इसको रख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसी तरीके से कॉस थीटा के जगह भी आप क्या लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे आप, x बाई आर, तो यहां पर x होगा और r की जगह पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो आप ये दो चीज लिख सकते हैं। तो जो भी रिजल्ट्स है आपको रिजल्ट डायरेक्ट याद होगा तो आप क्वेश्चन को जल्दी बना पाएंगे। ठीक है, अब इसी स्लाइड में हम लोग आर्गुमेंट का भी बात करेंगे कि आर्गुमेंट होता क्या है। तो देखिए, आप इस दोनों इक्वेशन को देखेंगे, 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 को देखेंगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 1 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, 1 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो आपका 1 इक्वेशन क्या है भाई, तो y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और आपका सेकेंड इक्वेशन क्या है, तो x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ठीक है, तो r से r गया तो ये क्या आ गया आपका, y बाई एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, तो यहां से थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स y बाई एक्स, टेन इनवर्स y बाई एक्स। तो यही चीज आपका क्या कहलाता है, यही चीज आपका आर्गुमेंट कहलाता है, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, यही है थीटा आपका, जो कि कितना है, टेन इनवर्स y बाई एक्स। इस चीज को भी आप अंडरलाइन करेंगे, इस चीज को भी आप अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, इस चीज को भी आप अंडरलाइन करेंगे। तो उम्मीद है आपको मॉड्यूलस और आर्गुमेंट और पोलर फॉर्म का वैल्यू जो हम लोग अभी देखे हैं वो समझ में आया होगा। तो इसको अगर एक लाइन में हम लोग लिखें अपने नेक्स्ट स्लाइड में, तो सबसे पहले हम लोग को क्या पता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, x प्लस आई वाई, कॉन्जुगेट क्या होता है, x माइनस आई वाई। पोलर फॉर्म क्या होता है, तो पोलर फॉर्म आपका अभी हम लोग देखे थे, बताइए अब क्या होता है, तो r कॉमन, r कॉमन, और यहां हम लोग देखे थे साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग अभी मॉड्यूलस देखे थे, मॉड्यूलस का वैल्यू क्या हो जाता है, तो आपका मॉड्यूलस का वैल्यू हो जाता है आर स्क्वायर बराबर, या आर बराबर आप बोल सकते हैं सीधे, आर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसी तरीके से जो आपका आर्ग्यूमेंट है, एम्पलीट्यूड भी इसको बोलते हैं, जो आपका आर्ग्यूमेंट है वो किसके बराबर हो जाता है, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स के बराबर होता है। ठीक है, यहां से आप दो चीज निकालते थे, साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू याद कीजिए, अभी हम लोग इसको प्रूफ किए साइन थीटा और कॉस थीटा को, क्लियर है ना। तो इतना चीज हम लोग आज डिस्कस किए हैं। ठीक है, और यहां से आपका पोलर फॉर्म था। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको फाइंड करना रहेगा मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट। ठीक है, मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट आपको फाइंड करना है और आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ 9 प्लस 3i। ये क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ 9 प्लस 3i। ठीक है, अब देखिए आर्ग्यूमेंट का कुछ रूल्स होता है, उस रूल को अभी डिस्कस नहीं किए हैं। ठीक है, इसलिए डिस्कस नहीं किए हैं क्योंकि अब इस क्वेश्चन में आपका x और y दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों जब पॉजिटिव है तो थीटा का वैल्यू एज इट इज हम लोग यूज कर देते हैं, कोई भी दिक्कत का बात नहीं है। ठीक है,
तो फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो पहले हम लोग मॉड्यूलस निकालेंगे। तो मॉड्यूलस इज इक्वल टू क्या होता है, तो आर स्क्वायर का वैल्यू या आर का वैल्यू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो आपका x कितना है, तो आप बोलेंगे 9। आपका y कितना है, तो आप बोलेंगे 3। पुट कर दीजिए इस पर, तो आपका मॉड्यूलस निकल जाएगा। तो 9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मतलब ये कितना हो गया, 81 प्लस 9 मीन्स रूट अंडर 90। तो ये आपका मॉड्यूलस निकल गया। ठीक है। आर्गुमेंट अगर आपको निकालना है, आर्गुमेंट अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, तो थीटा का वैल्यू यहां पर आपको इस वाले फॉर्म में रखना है। तो थीटा का वैल्यू आपको निकालना है, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। तो y आपका कितना है 3 और x आपका कितना है 9। तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 1/3। ठीक है। अगर ये 1/√3 होता तो हम tan 30 लिख देते। ठीक है। अगर ये और ऐसा कोई वैल्यू होता जो 10 का ओरिजिनल में मतलब सीरीज में आता है, जो हम लोग को पता है, तो हम लोग इसको वो लिख लेते। ठीक है। तो आपका आर्गुमेंट आ गया tan इनवर्स 1/3। तो ये एक छोटे से क्वेश्चन से आपको मैंने समझाया कि मॉड्यूलस और आर्गुमेंट में हम लोग कैसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है। उम्मीद है इतना आसान क्वेश्चन तो नहीं आना चाहिए, आपका डीमोवर्ड से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। ठीक है। तो अब कुछ रूल्स है आर्गुमेंट का जो कि आपको याद रखना है कि थीटा कौन सा यूज करेंगे जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे पोलर फॉर्म में। ठीक है। तो क्या रूल है, आर्गुमेंट का वैल्यू क्या होगा, आइए देखते हैं। रूल्स फॉर थीटा फॉर आर्गुमेंट। ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि अभी थीटा मेरा क्या है, अल्फा है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। तो 4 केस बनेगा, x इज इक्वल टू पॉजिटिव, y इज इक्वल टू पॉजिटिव, x इज इक्वल टू नेगेटिव, y इज इक्वल टू पॉजिटिव, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू पॉजिटिव और y इज इक्वल टू नेगेटिव और x इज इक्वल टू नेगेटिव और y इज इक्वल टू नेगेटिव। ये 4 फॉर्म आपका बनता है। तो अगर x y दोनों पॉजिटिव है तो आर्ग्यूमेंट में, तो आर्ग्यूमेंट आपका वही हो जाएगा जो थीटा पहले से दिया हुआ है, मतलब अल्फा। ठीक है। अगर x आपका नेगेटिव है, क्वेश्चन के थ्रू हम लोग देखेंगे, आज आप इसको सिर्फ नोट करेंगे कि आर्गुमेंट निकालने का क्या विधि होता है, मतलब थीटा निकालने का क्या विधि होता है, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो x आपका माइनस है, y आपका प्लस है, तो आपका आर्गुमेंट z के लिए थीटा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा। जो थीटा का वैल्यू हो क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा। अगर आपका x प्लस है, y माइनस है, तो आपका आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, तो आपका आर्गुमेंट हो जाएगा माइनस अल्फा, माइनस अल्फा। जो थीटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा। ठीक है। अगर आपका x माइनस में है, y माइनस में है, तो आपका आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, तो आपका आर्गुमेंट हो जाएगा माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। ठीक है। इस चीज पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे, आपको चिंता नहीं करना है। आप नोट डाउन किए नहीं कर पाए उसका भी चिंता नहीं करना है। मैं फिर से बता दूं, जो भी हम लोग आज इतने स्लाइड्स में पढ़े हैं, आपको मैं दिखा दूं हम लोग क्या कितना पढ़े हैं आज। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन देखें, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, इक्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखें, फिर हम लोग कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखें। ये सब आपको मिल जाएगी, ये सब पीपीटी जो है आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें, आपको मिल जाएगा, घबराना नहीं है। ठीक। फिर हम लोग एक क्वेश्चन किए थे इस कंजुगेट को समझने के लिए। फिर हम लोग जो मेन टॉपिक है पोलर फॉर्म, उस पे आए। पोलर फॉर्म को हम लोग प्रूफ किए यूजिंग कार्टेशियन प्लेन। फिर हम लोग मॉड्यूलस आर्गुमेंट फॉर्म का स्ट्रक्चर देखे कि मॉड्यूलस आर्गुमेंट होता क्या है, मॉड्यूलस का फॉर्मूला देखें, आर्गुमेंट का फॉर्मूला देखें, मॉड्यूलस आर्गुमेंट पे एक क्वेश्चन किए और एक पूरा ओवरव्यू आपको दिए हैं, और आर्गुमेंट के लिए थीटा क्या होगा
उसके लिए आपको एक हम छोटा सा ट्रिक के तौर पर या रूल के फॉर्म पर आप इसको आप बोल के चलिए कि रूल आपको बता दिए कि उसमें आपका रूल कैसा लगेगा। तो आई होप आज हम लोग डीप में तो नहीं गए, लेकिन ओवरव्यू आपको मिल गया होगा कि हम लोग कहां तक जाने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग nth रूट ऑफ यूनिटी देखेंगे और डी मोवर्स थ्योरम को, अगर वहां पर टाइम बच गया nth रूट ऑफ यूनिटी और इसके क्वेश्चन करने के बाद, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही डी मोवर्स थ्योरम को कंप्लीट करेंगे। हमारी टीम को पता है कि आपका एग्जाम सर पे है, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपका सिलेबस हम लोग जो है एग्जाम के पहले कवर करा दें विथ गेस्ट पेपर्स, एंड जो भी गेस्ट हमारी टीम करके देगी वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए, आज आपका पहला क्लास था, उम्मीद है आपको क्लास अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।